नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। मैं राकेश कुमार शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू टॉपिक ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, आज से फिजिक्स का एक नया फेज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स में जो पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो पहला टॉपिक कौन सा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन सा टॉपिक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ठीक है, अब मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से डिस्कस करूंगा। और जो हम आज डिस्कस करने वाले इस चैप्टर के अंदर वो चीज़ें, कैथोड रेज क्या होती हैं, मैटर वेव क्या होती है, हाइजेनबर्ग साहब का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, फोटोन, फोटोन के अंदर पढ़ेंगे मास ऑफ फोटोन कितना होता है, मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है, नंबर ऑफ एमिटेड फोटोन, कितने फोटोन्स किसी भी सरफेस के अंदर से एमिट हो सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये है ही अपने पास, और एक्स रेज के बारे में, क्या एक्स रेज के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, फोटो मीन्स लाइट, इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी करंट इफेक्ट। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे लाइट की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट कर सकते हैं, लाइट की हेल्प से। इससे पिछले वाला टॉपिक था और उससे भी पिछले वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था चार्ज से करंट कैसे बनता है और करंट से मैग्नेट कैसे बनता है। फिर मैंने आपको बताया मैग्नेट से हम लोग करंट कैसे बना सकते हैं। अब अपने पास है लाइट एनर्जी जिसके ऊपर पूरी दुनिया काम कर रही है। ठीक है, क्योंकि सनलाइट है, सन से एनर्जी, तो लाइट एनर्जी फ्री में मिलती रहती है। जैसे अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, कोयले का कंजम्पशन होता है, वाटर डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं, या फिर अदर फ्यूल का हम लोग यूज करते हैं तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, कोल वगैरह का यूज करते हैं, काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। अभी दुनिया जो काम कर रही है, सारे देश काम कर रहे हैं और इंडिया उस पर लगभग तीसरे चौथे स्थान पर है। और अभी जो वर्क कर रहा है उस स्थान से अगर हम लोग कंज्यूम करें तो सेकंड प्लेस पर है। किस केस में, इस केस में वाइंड एनर्जी के केस में भी, और किस केस में भी, फोटो। सोलर सेल का नाम सुना होगा ना, अपने प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते रहते हैं सोलर सेल, अपने को लाइट एनर्जी बनानी है, सस्ती एनर्जी प्रोवाइड करानी है घरों में। तो सस्ती एनर्जी प्रोवाइड कराने का मतलब क्या है, सूरज से अपने को लाइट एनर्जी मिल रही है और उस लाइट एनर्जी से अपने को बिजली बनानी है। क्या बनानी है, बिजली बनानी है। और ये काम कौन करती है, सोलर प्लेट करती है। आजकल बहुत ही स्पीड के साथ मित्र का काम बढ़ रहा है। आप लोगों ने भी, अब 2-4 लोगों ने अपने घरों के ऊपर सोलर लाइट लगा ली होगी। तो वो सोलर लाइट काम कैसे करती है इसका तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ठीक है, लेकिन वर्किंग फंक्शन क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है, लाइट की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी बनानी है। क्या बनानी है, लाइट की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी बनानी है। तो मेरे पास ये कोई भी मेटल ले लेता हूँ, क्या है ये, मेरे पास कोई भी मेटल है। तो मेटल सरफेस क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। गुड कंडक्टर क्यों होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूव करना शुरू कर दे तो करंट फ्लो करना शुरू करता है। तो मेरे को एक चीज़ देखनी है, इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है। किसी भी तरीके से मैं इलेक्ट्रॉन को मूव करा दूँ वैलेंसी सेल से निकाल के, तो करंट मेरे को मिल जाएगा। तो वही मेथड है। यहाँ से जो लाइट एनर्जी फॉल होगी, लाइट क्या एनर्जी है, एनर्जी फॉल होगी, तो लाइट एनर्जी जो फॉल होती है वो फोटोन्स की फॉर्म में फॉल होती है। किसकी फॉर्म में, फोटोन्स की फॉर्म में फॉल होती है। अपने को आइंस्टीन साहब ने भी बताया, न्यूटन साहब ने भी बताया, क्या बताया, हाइजेनबर्ग साहब ने भी बताया, तीनों ने बताया क्या, लाइट की अलग अलग प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया, जिसको हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। लाइट वेव नेचर की होती है, ये हाइजेनबर्ग साहब ने बताया। लाइट पार्टिकल नेचर की होती है, ये न्यूटन साहब ने बताया। लाइट पार्टिकल और वेव ड्यूअल नेचर की होती है, आइंस्टीन साहब ने बताया। तो अभी यहाँ पर सिर्फ आइंस्टीन साहब की इक्वेशन को पढ़ेंगे। जो मैंने इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है इसको एक आइंस्टीन साहब की इक्वेशन बोलते हैं। तो देखो लाइट जो एनर्जी फॉल होगी वो फोटोन्स की फॉर्म में फॉल होगी। फोटोन हम किस में पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। अभी क्या होता है, तो फोटोन है, इसको P से रिप्रेजेंट कर दिया। इसके पास एनर्जी होती है h म्यू के बराबर। किसके बराबर होती है एनर्जी, फोटोन के पास h म्यू के बराबर होती है। जहाँ पर h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 10⁻⁻34। h क्या होता है अपने पास, प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.6 एंड 2 में 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये प्लैंक कांस्टेंट की मैथमेटिकल वैल्यू है। क्या बोलते हैं इसको, प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। तो प्लैंक साहब ने ये अपने को दिया था फोटोन का कंसेप्ट। ठीक है, मतलब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट h दिया था। तो ये जो एनर्जी है ये h म्यू के बराबर में होती है। किसके बराबर में होती है, h म्यू के बराबर में। और हमने पढ़ा है c में किसके बराबर होता है, h म्यू। लाइट की स्पीड होती है वो किसके बराबर होती है, लैम्डा म्यू के बराबर होती है। तो म्यू के बराबर c बाई लैम्डा नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। तो जो फोटोन की एनर्जी है मेरे पास,
फोटोन की एनर्जी P इज इक्वल टू में एच म्यू है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एच सी बाई लैम्डा नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसके अलग अलग एक्सप्रेशंस को भी पढ़ेंगे। मैं आपको जो कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ वो देखिए, लाइट एनर्जी यहाँ से फॉल होगी फोटोन की फॉर्म में, इस सरफेस के ऊपर फॉल होगी, ये मेटल सरफेस क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और कुछ देर गर्म होने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेंगे और एक्साइटेड होकर यहाँ से निकलने लगेंगे। एनर्जी क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एनर्जी यहाँ से लगेंगे, गर्म और एक्साइटेड होकर निकलने लगेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो गया तो अपने को करंट मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या लगा देंगे हम, कोई भी सेल बैटरी कुछ लगा देंगे, वहाँ पर अपने को क्या मिल जाएगा, वोल्टेज मिल जाएगा। वो वोल्टेज मिलेगा कितना, वो मैं अभी आपको बताऊँगा, ठीक है, कितना वोल्टेज मिलेगा अभी बताऊँगा। तो देखिए अब ऐसा तो होता नहीं, लाइट एनर्जी इसके फॉल ऊपर फॉल हुई और तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गया। कुछ देर ये गर्म होगा, कुछ देर क्या होगा, ये गर्म होगा। ये जो गर्म होगा और गर्म होकर जो वर्क करेगा इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, वर्क फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। तो जो हमने एनर्जी इसको फोटोन की फॉर्म में दी है वो वर्क फंक्शन करेगी। वर्क फंक्शन के बाद में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। क्या करेगी, तो वर्क एनर्जी एच म्यू नॉट होती है, जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब आप कहोगे जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रेज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो कम से कम एनर्जी की जरूरत होती है, दैट इज वर्क फंक्शन। और कम से कम एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी होती है, दैट फ्रीक्वेंसी इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रेज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। और जो एनर्जी है, इस एनर्जी का नाम है वर्क फंक्शन। क्या नाम है, वर्क। वर्क डन एनर्जी तो होती है, तो इसको वर्क फंक्शन का नाम दे दिया। अब फालतू एनर्जी बची, जैसे मान लेता हूँ जी मैंने ऊपर से गिराई होगी 100 एनर्जी। कितनी गिराई होगी, 100 यूनिट। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए मेरे को 40, तो बाकी 60 क्या काम करेगी, बाकी 60 इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। 40 ने तो अपना काम कर दिया, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो ये 60 जो बची हुई है इसको क्या प्रोवाइड करेगी, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। ये जो रिलेशन अपने को आइंस्टीन साहब ने दिया था, इसलिए हम इसको आइंस्टीन इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइंस्टीन इक्वेशन बोलते हैं। तो पेपर में आएगा जी व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द आइंस्टीन इक्वेशन। आइंस्टीन इक्वेशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, तो आइंस्टीन इक्वेशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, ये। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं। और काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv² होता है। कुछ नहीं किया मैंने, एनर्जी एच म्यू लिख दिया, वर्क फंक्शन एच म्यू नॉट लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², इसको दूसरी फॉर्म में लिख दिया। इट इज़ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द आइंस्टीन इक्वेशन। किसका एक्सप्रेशन है ये, आइंस्टीन इक्वेशन का एक्सप्रेशन। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं। अब देखिए लाइट एनर्जी जो इसके ऊपर फॉल होगी, उस लाइट एनर्जी की इंटेंसिटी कितनी होगी, इंटेंसिटी देखो पहले। अब आप कहोगे जी ये इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है अपने पास कितनी एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया फॉल हो रही है। तो इंटेंसिटी लाइट एनर्जी की कैसे निकालेंगे, इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी इज एनर्जी फॉल पर सेकंड पर यूनिट एरिया। तो क्या होगी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड है, तो एनर्जी बाई टाइम को क्या बोलेंगे हम लोग, पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, तो पावर बाई एरिया। क्या हो जाएगा ये, पावर बाई एरिया के बराबर हो जाएगा। और एरिया क्या होता है, πr²। एरिया क्या होता है, πr²। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू में पावर, एरिया होता है πr²। स्क्वायर की बात करेंगे 4r²। तो यहाँ से इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू में डिस्टेंस के स्क्वायर की होगी। और हमने SHM में भी पढ़ा था इंटेंसिटी किसी भी लाइट की, और लाइट वेव ही तो है, तो किसी भी वेव की इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं। तो ये देखिए लाइट जो फॉल होगी पर सेकंड पर यूनिट एरिया कितनी फॉल हो रही है, सूरज से लाइट आ रही है, सोलर कांस्टेंट भी मैंने आपको बताया था क्या पिछली वाली क्लास में, आपने अगर सारी क्लास देखी होगी। तो सनलाइट आई, वो लाइट पर सेकंड पर यूनिट एरिया कितनी फॉल हो रही है, दैट इज द लाइट इंटेंसिटी। तो जब इसके ऊपर फॉल होगी तो इसके अंदर से करंट निकलेगा, तो करंट और इंटेंसिटी का आपस में रिलेशन क्या है, इसका क्वेश्चन पेपर में बनता है। तो देखिए 3 ग्राफ मैंने यहाँ पर बना रखे हैं,
पहला ग्राफ क्या है, इंटेंसिटी और करंट का रिलेशन। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में करंट। यहाँ पर देखिए ये ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन का। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी मतलब जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉल होंगे, जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉल होंगे उतना ज़्यादा करंट अपने को मिलेगा। जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉल होंगे, जितनी इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट से, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, जितने ज़्यादा फोटॉन्स आएंगे उतनी ज़्यादा करंट निकलेगा। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दूसरा, जो वोल्टेज है, वोल्टेज का रिलेशन क्या होगा। ये वोल्टेज क्या होता है, ये वोल्टेज होता है जैसे लाइट एनर्जी यहाँ से फॉल हुई, तो लाइट एनर्जी फॉल हुई तो यहाँ से क्या निकला होगा, इलेक्ट्रॉन निकला होगा ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर जो ईएमएफ मेरे को मिलेगा वो वोल्टेज है। क्या है, ये वोल्टेज है। तो वोल्टेज का और करंट का आपस में रिलेशन क्या है, तो देखिए अगर मैं वोल्टेज को कांस्टेंट रखता हूँ, वोल्टेज को मैं क्या रखता हूँ, कांस्टेंट रखता हूँ, तो यहाँ से देखिए इंटेंसिटी कुछ रही होगी, उस इंटेंसिटी पर मेरे को ये करंट मिल गया। अब मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी, इंटेंसिटी बढ़ा दी, वोल्टेज सेम रखा तो करंट की वैल्यू बढ़ गई। तो देखिए वोल्टेज को अगर मैं सेम रखता हूँ, यहाँ पर वी नॉट कुछ भी वैल्यू है मेरे पास, वोल्टेज को सेम रखा तो इंटेंसिटी के साथ साथ में करंट बढ़ रहा है। इसका मतलब ये इक्वेशन मेरी होल्ड हो गई। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, करंट का होता है। तो वोल्टेज को अगर मैं कांस्टेंट रखूंगा, ये इंटेंसिटी इसकी आई थी, इसकी डबल होगी। तो देखिए करंट की वैल्यू बढ़ी नहीं बढ़ी। तो वोल्टेज को अगर मैं कांस्टेंट रखता हूँ तो भी इंटेंसिटी बढ़ाने पर करंट की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पर तो क्या कर दिया, वोल्टेज को कांस्टेंट। अब एक बार मैं इंटेंसिटी को कांस्टेंट करके देख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये वोल्टेज है, कुछ ही वैल्यू रही होगी। यहाँ से देखो मेरे पास करंट ये मिल गया, करंट क्या मिल गया, ये मिल गया। अब मैंने वोल्टेज को बढ़ा दिया या फिर घटा दिया, कुछ भी वैल्यू चेंज कर दी, वोल्टेज की चेंज करूंगा तो करंट मेरे को लगभग बराबर मिल रहा है, माइन्यूट सा डिफरेंस आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इंटेंसिटी अगर कांस्टेंट कर देता हूँ, वोल्टेज को आप कितना ही ज़्यादा बढ़ा लो, इसको वोल्टेज को इतना ही। एक केस में इसको स्टॉपिंग वोल्टेज भी कहते हैं। स्टॉपिंग वोल्टेज मतलब क्या होता है, ऊपर से क्या आया करंट, वो फोटो लाइट आई, वो किसी भी मीडियम के ऊपर फॉल हुई, उस मीडियम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकले तो वोल्टेज बना। तो मैंने अपोजिट में जो वोल्टेज लगाया उन इलेक्ट्रॉन को निकलने से रोकने के लिए, दैट इज द स्टॉपिंग वोल्टेज, दैट इज स्टॉपिंग वोल्टेज। तो मैंने स्टॉपिंग वोल्टेज कांस्टेंट रखा तो इंटेंसिटी के साथ साथ में करंट बदल रहा है। स्टॉपिंग वोल्टेज अगर मैं बदलूंगा तो कांस्टेंट इंटेंसिटी है तो मेरे पास करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो सीधा सा इन तीनों ग्राफ से आपको एक रिलेशन मिला, इंटेंसिटी चेंज तो करंट चेंज, इंटेंसिटी चेंज तो करंट चेंज, इंटेंसिटी कांस्टेंट तो करंट कांस्टेंट। स्टॉपिंग वोल्टेज हैज नो इफेक्ट ऑन द करंट, करंट के ऊपर कोई नहीं है, नंबर ऑफ फोटॉन्स ही डालेंगे इफेक्ट। क्या डालेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड पर यूनिट एरिया, कितने फोटॉन्स डल रहे हैं पर सेकंड पर यूनिट एरिया, कितने फोटॉन्स फॉल हो रहे हैं, ये डिसाइड करेंगे फ्लो ऑफ करंट इसके अंदर से, ठीक है। तो हमने लाइट की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी बनाई, ये प्रोसेस था। क्वेश्चंस आपके ये बनते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया आइंस्टीन इक्वेशन का, दूसरा इंटेंसिटी का, इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। तो 4-5 क्वेश्चन आप लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये साहब अपने को एक चीज़ बताते हैं, क्या बताते हैं, कैथोड रे देखते हैं। कैथोड रे क्या करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट क्लियर है, कैथोड रेज। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखिए कैथोड रेज, कैथोड रेज क्या होती है। देख हमने क्या लिया, यहाँ पर एक कोई भी ट्यूब ले ली कांच की, क्या ले ली, एक कांच की ट्यूब ले ली, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगा दिया मैंने और एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगा दिया। एक को मैं भैया क्या बोलूँगा, एनोड, और एक को क्या बोलूँगा, कैथोड बोलूँगा। और इनके अंदर से करंट पास करा दी। इसके अंदर क्या है, वैक्यूम है, क्या है, वैक्यूम है। इसके अंदर क्या कर दिया मैंने, इसके अंदर वैक्यूम फिलअप कर दिया, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे, मान लो एक को तो मैं क्या मान लेता हूँ, पॉजिटिव चार्ज, ये क्या हो गया मेरे पास, एनोड हो गया, क्या हो गया, एनोड हो गया। और ये क्या हो गया, कैथोड हो गया, क्या हो गया, कैथोड हो गया। एनोड के ऊपर तो ऑक्सीडेशन है तो पॉजिटिव चार्ज रहा होगा ऐसे करके, कैथोड के ऊपर क्या रहा होगा, नेगेटिव चार्ज रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे एनोड टू कैथोड, मतलब ऑक्सीडेशन इसके ऊपर होता है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे होंगे।
तभी तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर इकट्ठे हो रहे होंगे, इसके ऊपर से जा रहे होंगे, तो इसके ऊपर कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर जाके इकट्ठे हो रहेंगे, तभी कैथोड के पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो कैथोड रेज होती क्या है रियलिटी में? रियलिटी में जो कैथोड रेज हैं वो कुछ नहीं होती, अपने पास स्ट्रीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होती है। कैथोड रेज क्या होती है, जो स्ट्रीम है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की, इसी स्ट्रीम को क्या बोलेंगे, कैथोड रेज। तो क्या है, स्ट्रीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, इन्हीं का नाम क्या दे दिया हमने, कैथोड रेज दे दिया। क्या दे दिया, कैथोड रेज दे दिया। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, खास बात क्या होती है, तो पहली खास बात तो ये होती है परपेंडिकुलर टू कैथोड सरफेस होती है। क्या होती है, कैथोड सरफेस। तो कैथोड रेज क्यों दिया, क्योंकि कैथोड के पास जा रही है, कैथोड रेज नाम दे दिया इसको। तो ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, किसके, परपेंडिकुलर होती है कैथोड सरफेस के ऊपर। ये कैथोड है, इस सरफेस के ऊपर क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर, और स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। किस में मूव करेंगी, स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। तो लिख दो भाई यहाँ पर सेकंड, किस में मूव करेंगे, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या करेंगे, ये मूव करेंगे। डेविएटेड बाई बोथ, बोथ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज को डेविएट करता है, और अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है। हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स क्या लगेगा, क्यू ई के बराबर, मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स क्या लगेगा, क्यू वी बी के बराबर। तो दोनों फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, इसलिए दोनों फील्ड के द्वारा क्या होती हैं, डेविएटेड होती हैं। इनकी जो स्पीड होती है वो इनकी स्पीड होती है लाइट की स्पीड का। अगर इनकी स्पीड की बात करेंगे तो इनकी स्पीड 1/10 to 1/30 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × में 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो स्पीड की लाइट का 1/10 से लेकर के 1/30 के बीच में इनकी क्या होती है, स्पीड होती है। तो कैथोड रेज क्या होती है, द रेज एनोड से ऐसे निकलेंगे, कैथोड के ऊपर जाएंगे, तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है, इसको कैथोड रेज बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की एक स्ट्रीम। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर टू कैथोड सरफेस होती है, ये स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के द्वारा क्या होती हैं, डेविएटेड होती है। इनकी खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन अगर आपको पूछता है, कई बार आया भी हुआ है पेपर में, तो विलियम क्रुक साहब ने की थी। किसने की थी, विलियम क्रुक। तो इसकी खोज विलियम क्रुक साहब ने की थी। तो क्वेश्चन अगर आपको पूछता है कैथोड रेज की खोज किसने की थी, हम बता देंगे कैथोड रेज की खोज विलियम क्रुक साहब ने की थी। किसने की थी, विलियम क्रुक साहब ने की थी। अब ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, आपको बाई चांस इसका वेलोसिटी पूछने लगे, क्या पूछने लगे, वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे और वोल्टेज क्या लगा रखा है हमने, वी लगा रखा है। क्या लगा रखा है, वी। तो एनर्जी क्या होती है अपने पास, ई वी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करेंगे तो उसको किस में मेजर करेंगे, हम लोग हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन की स्पीड बाई चांस निकालनी हो, या फिर इलेक्ट्रॉन की स्पीड के साथ में मास का रेशियो निकालना हो, या फिर चार्ज के साथ में मास का रेशियो निकालना हो, तो कैसे निकालूंगा। तो इनके पास एनर्जी इलेक्ट्रॉन और वी वोल्टेज रहा, तो एनर्जी क्या रहेगी, ई वी। अब जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ये एनर्जी किस में बदल गई होगी, 12 mv²। आ गया समझ में। इलेक्ट्रॉन मूव किया, इलेक्ट्रॉन मूव क्यों किया, क्योंकि इसके पास स्टोरिंग एनर्जी थी बैटरी में, कितनी थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर थी। तो यही एनर्जी तो उसमें कन्वर्ट होगी जाके, तो क्या हो गया मेरे पास, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 12 mv² में हो गया। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाफ मास को इसके लिए, तो इलेक्ट्रॉन ओवर में मास, इसका रेशियो निकालना चाहूँगा तो हाफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी, और वोल्टेज V क्या है मेरे पास, ये वोल्टेज है, V क्या है, वोल्टेज। इट इज़ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द मास, मतलब चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन का और मास कितना है। चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 1.6 × में 10⁻⁻⁻19 कूलम। मास कितना होता है, 9.1 × में 30 -31 kg। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो ये आ जाएगा। तो मेरे को वोल्टेज अगर यहाँ बता देता हूँ, इतना वोल्टेज अप्लाई कर रखा है, तो मेरे पास स्पीड आ जाएगी, इतनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा। क्या आ जाएगी, स्पीड निकल के आ जाएगी कि ये इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से मूव कर रहा होगा। नहीं आया समझ में आपको, अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इससे आसान मेथड इसको समझाने का नहीं है
भाई इलेक्ट्रॉन बैटरी में मूव क्यों करता है? क्योंकि वोल्टेज अप्लाई होता है, वोल्टेज अप्लाई होगा। हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी क्या होती है जी, वोल्टेज इंटू में चार्ज के बराबर होती है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करता हूँ तो वोल्टेज इंटू में ई नहीं हो गया, ई भी नहीं हो गया। तो जो वोल्टेज है वही तो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो एनर्जी ही तो काइनेटिक एनर्जी, ये जो स्टोरिंग एनर्जी यही तो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चाहिए तो मेरे को आप वोल्टेज बता दीजिए, कितना वोल्टेज मैंने यहाँ पर लगा रखा है। अगर आप मेरे को दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का वोल्टेज बता सकते हो, बैटरी के दोनों इलेक्ट्रोड बता दो और उनके बीच का वोल्टेज मेरे को बता दो। अगर आप मेरे को बता सकते हो कि दोनों के बीच में वोल्टेज कितना है तो मैं वोल्टेज की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दूंगा, वेलोसिटी यहाँ से निकाल लूंगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज मेरे को पता होता है, इलेक्ट्रॉन का मास मेरे को पता होता है, ये वैल्यू होती है। तो निकाल सकते हो आप भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप भी यहाँ से निकाल सकते हो। अगर आपको कोई पूछता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द बैटरी, या फिर बोथ इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और कैथोड और एनोड के बीच में इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, इतनी स्पीड होती है। ठीक है, कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैटर वेव, डी ब्रोगली वेव साहब, डी ब्रोगली साहब का कंसेप्ट है, तो अगली हेडिंग डाल लेंगे मैटर वेव। मैटर वेव तो लिख लीजिए अगला कंसेप्ट क्या, मैटर वेव। देखिए ये दिया किसने था, मैं यहाँ पर आपको नाम लिख देता हूँ, डी ब्रोगली साहब ने दिया था। तो किसका कंसेप्ट है, डी ब्रोगली। तो इनको डी ब्रोगली वेव भी बोलते हैं। ये अपने पास साइंटिस्ट थे डी ब्रोगली, इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। इन्होंने कहा था इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं अगर वो मूव करेंगे तो उनके साथ में एक वेव अटैच्ड होती है। मैं मूव करूँगा, आप मूव करोगे, पृथ्वी मूव करेगी, सन मूव करेगा, या फिर कुछ भी मूव करे, मैंने इस मार्कर को मूव करा है तो ये मास है। तो एवरी मास इन दिस वर्ल्ड हैव एन वेव अटैच्ड विद हिम। हर एक मास अगर मूव करेगा, किसी वेलोसिटी के साथ में मूव करेगा, तो उस मास के साथ में क्या रहेगा, कोई ना कोई वेव हमेशा अटैच्ड रहेगा। वो वेव अटैच्ड रहेगा तो वेव का फ्रीक्वेंसी भी होगा, वेवलेंथ भी होगा। तो डी ब्रोगली साहब ने क्या बताया, अगर कोई भी मास है मेरे पास, इस मास को मान लेता हूँ ये एम मास है, अगर ये मास वी वेलोसिटी के साथ में आगे जा रहा है तो इसके साथ में क्या रहेगा, एक वेव अटैच्ड रहेगा। इस वेव, इस जो वेव की है, इसकी वेव की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो उन्होंने कहा था जी वेव लेंथ ऑफ द वेव अटैच्ड टू एनी मास इज इक्वल टू द एच बाई पी, एंड पी क्या है, मोमेंटम ऑफ द मास, पी इज इक्वल टू में मास इंटू में वेलोसिटी। ये जो मास है ये कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, इसका मोमेंटम निकालो और एच को क्या कर दो, मोमेंटम से डिवाइड कर दो, वेवलेंथ निकल के आ जाएगी कि किसी भी मास के साथ में कितनी वेवलेंथ अटैच्ड है। कंसेप्ट तो बस इतना सा ही है, खत्म हो गया कंसेप्ट। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा घुमाएगा, थोड़ा सा घुमाएगा मतलब अलग अलग चीज़ें बताएगा। वो अलग अलग चीज़ें क्या बताएगा, देखो मैंने अभी पढ़ा था एच सी बाई लैम्डा, एनर्जी की बात करता हूँ तो एनर्जी क्या होती है, एच म्यू के बराबर होती है। और मैंने पढ़ा था जी सी इज इक्वल टू में लैम्डा म्यू के बराबर होता है, तो म्यू बराबर में सी बराबर लैम्डा के होता है। तो यहाँ से मैं अगर एच की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो ई बाई म्यू निकाल सकता हूँ पहली चीज़। अगर मेरे पास ई इज इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, एच सी बाई लैम्डा, क्या लिखा हुआ है, एच सी बाई लैम्डा। तो यहाँ से अगर मैं एच की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो एच की वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ, ई लैम्डा बाई सी, क्या निकाल सकता हूँ, ई लैम्डा बाई सी। तो मेरे को डिपेंड करता है एच को किस फॉर्म में मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, क्या डिपेंड करता है, एच को किस फॉर्म में यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ। तो किसी भी फॉर्म में आप लोग पुट कीजिए, ठीक है। पुट करोगे तो एक्सप्रेशन क्या आएगा मेरे पास, लैम्डा वेवलेंथ इज इक्वल टू, एच को मैंने क्या रख दिया, ई वाई म्यू, तो ई वाई म्यू पी क्या हो जाएगा, ई वाई म्यू पी हो जाएगा। अगर मैं ऐसे भी नहीं रखना चाहूँगा तो लैम्डा एच, मोमेंटम तो मास इनटू में वेलोसिटी होता है, ऐसे रख दूंगा। ऐसे भी नहीं रखना चाहूँगा तो मैंने एक चीज़ पढ़ी थी जी कि रिलेशन बिटवीन द लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पी स्क्वायर बाई 2m के बराबर होती है। तो लीनियर मोमेंटम को 2m के लिख सकता हूँ, के फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो इस लीनियर मोमेंटम की वैल्यू को यहाँ से उठा के मैं पुट कर सकता हूँ यहाँ पर, या फिर यहाँ पर पुट कर दो। यहाँ पर पुट कर दूंगा तो h बाई 2m और काइनेटिक एनर्जी
क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ऐसे रख सकता हूँ, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है भाई, पी म्यू एनर्जी। तो यहाँ से देखिए एक रिलेशन बनता है, क्या रिलेशन है कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो मोमेंटम क्या रहेगा भाई, मोमेंटम कितना है, क्या रहेगा, मोमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू में किसके रहेगा, मास के हो जाएगा भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू में किसके रहेगा, काइनेटिक एनर्जी के हो जाएगा। तो किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा है, किसी भी बॉडी की, या फिर मैं वेलोसिटी भी तो लिख सकता हूँ यहाँ पर, मोमेंटम के तो इनवर्स वेलोसिटी के, वेलोसिटी जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतनी कम, काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतनी कम, मोमेंटम जितना ज़्यादा वेवलेंथ उतना ज़्यादा। और वेवलेंथ का तो उल्टा रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी के साथ में। इसका मतलब क्या है, वेवलेंथ का उल्टा रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी के साथ में। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा, और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है एनर्जी के। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। वेवलेंथ जितनी कम, वेवलेंथ जितनी कम, फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा और एनर्जी उतनी ज़्यादा, एनर्जी उतनी ज़्यादा। तो फ्रीक्वेंसी के साथ अगर इसका रिलेशन बनाना चाहें तो फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन कैसे बनाएगा, यहाँ पर बना सकता हूँ। चलिए, तो फ्रीक्वेंसी के साथ में रिलेशन बन जाएगा लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू में फ्रीक्वेंसी होता है ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू में पी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू में वेलोसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू में काइनेटिक। दिखाई दे रहा है ना सभी को, नहीं दिखाई दे रहा तो बता देंगे। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर करते हैं, किसमें, हर्ट्ज में। दिखाई दे रहा होगा सभी को, देखें। तो फ्रीक्वेंसी के साथ तो उल्टा रिलेशन है इसका। उल्टा रिलेशन कैसे, मैंने लिखा हुआ है सी इज इक्वल टू में म्यू लैम्डा होता है, ठीक है, यहाँ से देख लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम वेलोसिटी में। एनर्जी किसी भी पार्टिकल की जितनी ज़्यादा होती है, जितनी ज़्यादा स्पीड के साथ में मूव करता है, उतना ज़्यादा क्या होता है, पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी होती है, उतनी ज़्यादा वेवलेंथ, वो उतनी कम वेवलेंथ होती है पार्टिकल, ठीक है। तो देख लीजिए आप यहाँ से कितने रिलेशन बन गए। किसी भी रिलेशन को होल्ड करके क्वेश्चन बना सकता है। असाइनमेंट में आपको एक एक क्वेश्चन हर टाइप का डालूंगा, असाइनमेंट इसका डालूंगा, तो असाइनमेंट में क्या करूँगा, एक एक क्वेश्चन आपको हर टाइप का डिस्कस करूँगा ताकि आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है, क्या है, जो मैटर वेव है, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैटर वेव की बात करें, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती। तो चलिए भाई इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं क्या क्या होती, इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है मैटर वेव की। पहली प्रॉपर्टी, मैटर वेव थी, तो मैटर वेव की लेंथ कितनी आ गई, मैटर के साथ में कनेक्टेड वेव, मैटर वेव होगी, और मैटर के पास क्या होता है, मास होता है, तो h/p के साथ थी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का सीधा रिलेशन था p के साथ में, ये तो है अपने पास। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये कोई देखिए मैटर के साथ कनेक्टेड है तो मेटेरियल मीडियम तो चाहिए, और मेटेरियल मीडियम चाहिए तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं रही होगी। पहली प्रॉपर्टी है, क्या है, पहली प्रोबेबिलिटी, रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन स्पेस। ये स्पेस में कोई पार्टिकल है उसकी प्रोबेबिलिटी को बताती है, किसको बताती है, रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन स्पेस। स्पेस में कोई पार्टिकल है, मतलब स्पेस में मेरे को कोई वेव मिली, वेव मिली तो मतलब कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल की प्रेजेंस को कौन बताएगी, मैटर वेव बताएगी, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑन चार्ज ऑन पार्टिकल, इंडिपेंडेंट ऑन चार्ज ऑन पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल पर कितना चार्ज है, कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, इसको कोई मतलब नहीं। चार्ज के ऊपर क्या रहती है, ये इंडिपेंडेंट रहती है, क्या रहती है, इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो वर्क करता है डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऊपर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क्स ऑन द डी ब्रोगली वेवलेंथ।
जिस डी ब्रोगली साहब ने जो वेव दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर काम करता है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल हो गया, पार्टिकल है तो एक वेव अटैच रही होगी इसके साथ में, ठीक है। तो मैटर वेव पे काम करता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऊपर काम करता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक नंबर का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, एग्जाम में आ सकता है एक नंबर का क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसके ऊपर काम करता है। हम बता देंगे जी किसके ऊपर काम करता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऊपर काम करता है। कोई डाउट किसी को? ये था अपने पास मैटर वेव, ठीक है। अब आगे जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम फोटोन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, फोटोन के बारे में। अभी हमने पीछे डिस्कस कर लिया सारा किसके बारे में, मैटर वेव के बारे में। अभी फोटोन के बारे में डिस्कस करेंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और क्या एक्सरे और बचे हुए हैं अपने पास। तो फोटोन के बारे में जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने सारी एक्सप्रेशंस लिखूंगा, ठीक है। इनके एक एक क्वेश्चन असाइनमेंट में डालूंगा, वहाँ से आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए फोटोन है, फोटोन की जो एनर्जी फॉल होगी, मैंने आपको बताया था मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस के ऊपर से लाइट एनर्जी आती है। जब लाइट एनर्जी इसके ऊपर फॉल आएगी तो फोटोन्स की फॉर्म में आएगी, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल कितना जनरेट होगा, देखिए ऊपर से लाइट एनर्जी फॉल हुई फोटोन की फॉर्म में, तो फोटोन एच म्यू और म्यू इक्वल टू में सी बाई लैम्डा के होता है, आप लोग लिख लोगे, ठीक है। सी बाई लैम्डा कहाँ से लिख लोगे, मैंने बताया सी इक्वल टू में क्या होता है, लैम्डा म्यू के बराबर, सी इक्वल टू में लैम्डा म्यू। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू में 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। लैम्डा वेवलेंथ कितनी और फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज कितनी है इसकी, ठीक है। और वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में या फिर मीटर में मेजर कर ही लेते हैं, वो डिपेंड करेगा अपने को यूनिट क्या दी हुई है और आंसर किस में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब एनर्जी को अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात करता हूँ, अगर इसके साथ में कोई भी वोल्टेज अप्लाई है और इसकी फॉर्म में बात करता हूँ तो एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही हो जाएगी। तो एच सी बाई लेमडा, मैं क्या करता हूँ इस इलेक्ट्रॉन को नीचे ले जाता हूँ यहाँ से, तो मेरे पास वोल्टेज बच जाएगा। तो वोल्टेज जनरेटेड या फिर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड बाय द लाइट या फिर फोटोन कितना हो जाएगा, एच सी बाई लेमडा ई के बराबर। एच की वैल्यू मेरे को पता है 3 इंटू में 6.6 इंटू में 10 टू पावर माइनस के 34, और मेरे को सी की वैल्यू पता है 3 इंटू में 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू पता है कितना होता है 1.6 इंटू में 10 टू पावर माइनस के 19। मैं इस वैल्यू को इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख देता हूँ, तो लैम्डा बच जाएगा एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। तो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना है तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है और क्या निकालना है मेरे को वोल्टेज, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू में 12400 ओवर में ये पोटेंशियल डिफरेंस, तो वैल्यू किस में आएगी, एंगस्ट्रॉम में आएगी। ये मेरे पास किस में वैल्यू आएगी, एंगस्ट्रॉम। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मैं यहाँ पर रख दूंगा, तो यहाँ से मैं वेवलेंथ आराम से निकाल सकता हूँ भाई, कोई दिक्कत किसी को। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तीसरा, अब देखिए एनर्जी अगर मास और सी की फॉर्म में निकालूं तो आइंस्टीन साहब की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है E इज इक्वल टू में एम सी स्क्वायर। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है, E इज इक्वल टू में एम सी स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैंने क्या किया इधर, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर ही तो पुट कर दिया, E इज इक्वल टू में एम सी स्क्वायर पुट करो, और एनर्जी तो एच म्यू के बराबर भी तो होती थी, म्यू को एच सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं। इन दोनों को कंपेयर करो, सी से सी कट जाएगा, एक सी बचेगा मेरे पास, और लैम्डा, तो लैम्डा को मैं इधर ले आऊँगा, एम सी को नीचे ले आऊँगा, तो मास इंटू में वेलोसिटी तो बच गया, और मास इंटू वेलोसिटी तो लीनियर मोमेंटम होता है। यही तो अपने को डी ब्रोगली साहब कहते थे, तो डी ब्रोगली की क्वेश्चन यही थी, तो यहाँ से भी हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दी। तो चलिए हम आगे देखते हैं। मैं मोमेंटम की बात करता हूँ, मेरे पास मोमेंटम मास इंटू में वेलोसिटी आ जाएगा, तो एक सी को मैं बाहर रख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मास इंटू में सी, तो मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम। तो इस सी को इसके नीचे ले आऊँगा तो मेरे पास मोमेंटम एच सी बाई ई बाई सी नहीं हो जाएगा। तो मास इंटू में सी इसको मैंने यहाँ पर रख लिया और सी को इसके नीचे ले आया, तो ई बाई सी किसके बराबर में हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम। तो मेरे को किसी भी फोटोन का मोमेंटम कैलकुलेट करना है, क्या करना है, फोटोन का मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो फोटोन का मोमेंटम यहाँ से कैलकुलेट कर लूँगा मैं, यहाँ से कैलकुलेट कर लूँगा यहाँ से। तो अगर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में निकलना, एनर्जी तो एच म्यू होती थी, म्यू तो एच सी बाई लैम्डा होती थी भाई, एच सी बाई लैम्डा, तो सी से सी कट जाएगा, एच म्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, एच सी बाई लैम्डा, और एक सी स्क्वायर मेरे पास पहले से था, क्या था, तो एक सी पहले से था और ये कट जाएगा, तो एच बाई लैम्डा नहीं बच गया। तो मोमेंटम को मैं लिख सकता हूँ प्लैंक कांस्टेंट और वेवलेंथ की फॉर्म में ये मोमेंटम आ जाएगा, एनर्जी और सी की फॉर्म में ये मोमेंटम आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ सी की फॉर्म में ये मोमेंटम। तो अगर मेरे को फोटोन का मोमेंटम चाहिए, फोटोन का मोमेंटम भी निकाल सकता हूँ। फोटोन का मेरे को मास चाहिए,
तो मास भी निकाल सकता हूँ यहाँ से मैं, ठीक है। एनर्जी मेरे को पता होगी, सी मेरे को पता है, फोटोन का मास यहाँ से निकालूंगा। तो देखिए मास ऑफ फोटोन मेरे को निकालना था, मैं निकाल सकता हूँ। मोमेंटम ऑफ फोटोन मेरे को निकालना था। नंबर ऑफ फोटोन कितने एमिटेड होंगे, कितने फोटोन इसके अंदर से निकल सकते हैं किसी भी सरफेस के अंदर से, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटोन डिपेंड करता है पावर कितनी है, और यहाँ पर पी मोमेंटम है, क्या है मोमेंटम, और ई यही क्या है एनर्जी। तो मोमेंटम को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, एनर्जी से डिवाइड कर दूंगा। किससे डिवाइड कर दूंगा, एनर्जी से डिवाइड कर दूंगा। नंबर ऑफ फोटोन आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ फोटोन आ जाएंगे। एक सेकंड, नंबर ऑफ फोटोन्स तो अपने पास न्यूमेरल वैल्यू होगी, क्या होगी, न्यूमेरल वैल्यू, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड मेरे को निकालने हैं, तो पर सेकंड निकालने हैं, तो एनर्जी पर सेकंड क्या होगी, वाट होगी, पावर। तो यहाँ पर फोटोन ये पावर है, पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, पावर। नंबर ऑफ फोटोन फॉल पर सेकंड, तो सेकंड से एनर्जी को डिवाइड कर देंगे पावर, तभी तो डायमेंशन लेस बनेगा। अब आप सोच रहे होगे मेरे को कैसे पता चल गया ये पावर है, ऐसे पता चल गया। एनर्जी पर सेकंड क्या होती है, पावर ही तो होती है, तभी तो मैं एनर्जी को इससे डिवाइड करूंगा, यू में डायमेंशनल लेस क्वांटिटी नंबर ऑफ फोटोन बनेगा मेरे पास। तो चलिए यहाँ पर ये पावर है, तो पावर को एनर्जी से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ फोटोन। एनर्जी तो फोटोन की एच में होता है ना। टोटल पावर सोर्स के पास कितनी है, टोटल पावर सोर्स के पास कितनी है, और एक फोटोन की एनर्जी कितनी है। तो एक फोटोन की एनर्जी से टोटल पावर को डिवाइड कर दो, तो पर सेकंड कितने फोटोन निकलेंगे वो आ जाएंगे। नहीं आया समझ में, ये तो एनर्जी फोटोन की है, किसकी, एनर्जी ऑफ फोटोन, किसकी, फोटोन की। ये पावर है किसकी, सोर्स की, जहां से फोटोन निकलेंगे। तो पर सेकंड कितने निकलेंगे, तो एनर्जी पर सेकंड करेंगे तो ये भी पावर बन जाएगा अपने पास, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो एक फोटोन की एनर्जी ये और टोटल सोर्स की पावर ये डिवाइड कर देंगे, तो पर सेकंड कितने नंबर ऑफ फोटोन निकलेंगे यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। किसी को कोई डाउट, किसी भी सोर्स की पावर देख लो, एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दो, इतने फोटोन निकल आएंगे। कोई डाउट किसी को। ये वेवलेंथ जो मैंने ये लिख दी है 1222, तो ये मैंने कहीं से नहीं लिखी, यहाँ से लिखी है। वेवलेंथ को इधर लेके और वोल्टेज को यहाँ पर लेके इस एक्सप्रेशन को लिख दिया, ठीक है। चलिए अगला कंसेप्ट है, छोटा सा डिस्कस करते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या करते हैं, हाइजन, ये समझ में आ गया ना सबको। एक्सप्रेशंस देख लो बस, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट थे अपने पास। इसको डिटेल में हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा फिजिक्स में, ताकि क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लो। हाइजेनबर्ग साहब ने अपने को क्या बताया, देखिए हाइजेनबर्ग साहब ने को बताया कोई भी एटम होता है वहाँ पर बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अराउंड में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं सेल में। तो जब ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा, इलेक्ट्रॉन तो मास हो गया। डी ब्रोगली साहब ने बताया जी हर मास के साथ में क्या होती है, वेव कनेक्टेड होती है। क्या होती है, वेव कनेक्टेड होती है। जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा होगा तो इस इलेक्ट्रॉन के पास मोमेंटम भी होगा, मास इनटू वेलोसिटी, और डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट करता है इसकी पोजीशन को, सेल में इसकी पोजीशन क्या रहेगी। तो हाइजेनबर्ग साहब ने अपने को एक चीज़ बताई कि अगर ये मेरे पास न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अराउंड में ऐसे करके इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और मैंने अभी आपको बताया था इलेक्ट्रॉन मास है और हर मास के साथ में एक वन है, वेव कनेक्टेड होती है, तो इलेक्ट्रॉन के साथ में भी एक वेव कनेक्टेड होगी। वेव कनेक्टेड होगी तो इसका एक मोमेंटम भी रहा होगा। क्या रहा होगा, मोमेंटम भी तो रहा होगा। और मोमेंटम निकालते कैसे, अभी पीछे आपने लिखा होगा फॉर्मूला। एनर्जी क्या होती है अपने पास, mc² होती है। क्या होती है, mc²। तो c क्या वेलोसिटी, तो m इंटू में c मेरे पास मोमेंटम हो गया c। तो मोमेंटम मेरे को निकालना है, तो एनर्जी को क्या कर दूंगा मैं, c से डिवाइड कर दूंगा। तो इसके पास मोमेंटम भी तो रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। तो मोमेंटम और पोजीशन, मोमेंटम और पोजीशन अगर दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन आती है h/2 के। तो डेल्टा p इंटू में डेल्टा x हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगी h/2 के। h/4π तो इससे भी बड़ी वैल्यू होती है। तो या फिर हमको क्या लिख सकते हैं, h/4π, इससे भी छोटी वैल्यू। तो ये क्या है, मोमेंटम पोजीशन।
तो सीधी सी बात ये होगी, देखिए मोटे मोटे शब्दों में आपको मैं बताना चाहूँगा, इलेक्ट्रॉन है, घूम रहा है कोई पार्टिकल ऐसे करके, इन्वायरमेंट में कोई मास घूम रहा है, तो उसका हम एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट पोजीशन निकालने के लिए मोमेंटम को जीरो होना पड़ेगा और मोमेंटम निकालने के लिए पोजीशन को क्या होना पड़ेगा, जीरो। क्योंकि एग्जैक्ट पोजीशन बॉडी है कहाँ पर, उसके लिए रेस्ट में आना पड़ेगा, रेस्ट में आना पड़ेगा तो वेलोसिटी को जीरो होना पड़ेगा, वेलोसिटी जीरो होनी पड़ेगी तो ऑब्जेक्ट को मोमेंटम जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर बात करते हैं बॉडी का डेल्टा पी अगर जीरो हो जाता है तो पोजीशन एक्स की इनफाइनाइट है, मतलब अनसर्टेन। क्या है? अनसर्टेन। अगर मेरे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो तो डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम क्या है, इनफाइनाइट, अनसर्टेन। इसको बोलते हैं हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कुछ भी सर्टेन नहीं है, इन दोनों का मल्टीपल h/2। तो आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताएगा तो ये बनाएगा, क्या बनाएगा? अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर आपको पूछता भी है तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका बनाएगा, ये आपको टिक करना होगा आंसर, ठीक है। अनसर्टेनिटी क्यों है? क्योंकि अगर मेरे को डेल्टा पी जीरो करता हूँ तो ये अनसर्टेन हो जाता है, इसको जीरो करता हूँ तो ये अनसर्टेन हो जाता है। मतलब मैं एक साथ डेल्टा पी और एक्स बॉडी का नहीं निकाल सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन का नहीं निकाल सकता हूँ, ठीक है। ये होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसका, एक्सरे। मॉडर्न फिजिक्स है, इसमें आज पहला ही टॉपिक हमने डिस्कस किया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसका लास्ट टॉपिक है एक्सरे। अब एक्सरे के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक्सरे, इससे जो अगले वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एटम एंड न्यूक्लियर। मोस्ट डिमांडिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक भी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है एटम एंड न्यूक्लियर। देखिए एक्सरे जो होती हैं, सबसे पहले तो इनका वेवलेंथ देखेंगे, वेवलेंथ कितनी होती है। मैं प्रॉपर्टीज़ कुछ लिखता जाऊंगा, आप लोग भी लिखते जाएंगे। पहली चीज़, इसकी वेवलेंथ होती है अपने पास 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में। पहली चीज़, अगर आपको नेचर में कोई भी ऐसी वेव मिलती है जिसकी वेवलेंथ ही है तो समझ जाइए एक्सरे है। क्या है? एक्सरे है। और एक्सरे जो होती है वो EM वेव होती है। कैसी होती है? EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो वेव होती है जिनको चलने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, इनविजिबल इन नेचर होती है। कैसी होती है? इनविजिबल होती है। इनविजिबल मतलब इसको हम आसानी से देख नहीं सकते, अपनी नंगी आँखों से अगर आप देखना चाहोगे तो इसको देख नहीं सकते, इनविजिबल होती है। इनविजिबल होने के साथ में एक्सरे को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन कैथोड रे के साथ में। किसके साथ में? कैथोड रे के साथ में इसको कंपेयर कर सकते हैं। होती नहीं है, कंपेयर कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो कैथोड रे तो स्ट्रेट लाइन में जाती है, तो ये भी किस में जाती है? स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगी। कई बुक में तो ये भी लिखा हुआ है कि कैथोड रे क्या होती है? इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम होती है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सरे बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सरे बोलते हैं। तो ये क्रिस्टल की स्टडी में आयोनाइज गैस को यूज करती है, दे आयोनाइज द गैस। अगर गैस के अंदर से इनको पास करा दिया जाए तो गैस के अंदर गैस को क्या कर देंगे? आयोनाइज कर देंगे, ठीक है, आयंस में डिवाइड कर देंगे। स्टडी ऑफ क्रिस्टल्स, हम मेटल्स की बात करते हैं, पृथ्वी की खुदाई में बहुत सारे क्रिस्टल्स निकलते हैं, उन क्रिस्टल्स की स्टडी करती है, किस टाइप का मटेरियल है, किस टाइप का नहीं है, वो करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको यूज करते हैं, ठीक है। इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट को भी इफेक्ट करती है। फोटोग्राफिक प्लेट कौन सी होती हैं? जिनके ऊपर फ्लोरोसेंट लेयर चढ़ी हुई होती है, अगर उनके ऊपर एक्सरे जाके टकराती है तो एक चमकीली लेयर पैदा होती है, एक चमकदार प्रकाश पैदा होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी इफेक्ट जनरेट करती है। नॉट यूज्ड इन रडार बिकॉज रिफ्लेक्टेड बाई टारगेट, नॉट रिफ्लेक्टेड बाई टारगेट। इनको जो अपने पास रडार होता है, क्या होता है? रडार कम्युनिकेशन, इसके अंदर यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जाती हैं, स्ट्रेट लाइन में जाती है तो टारगेट से टकरा के ऐसे रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं तो इनको रडार में यूज नहीं करेंगे। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक था अपने पास। और इनको यूज़ कहाँ पर करते हैं? मैंने तो आपकी ये प्रॉपर्टी बताई, यूज़ कहाँ पर करेंगे इनको? स्टडी ऑफ क्रिस्टल में यूज़ करते हैं, अच्छी बात है। मेडिसिन साइंस में यूज़ करते हैं, रेडियोग्राफी में यूज़ करते हैं, और डिटेक्टिव
प्लेट्स के अंदर, ठीक है, डिप्लेशन लेयर है कहीं पर भी, उसको डिटेक्ट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो ये सारे इसके यूजेस थे, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, वेव वाले से। अभी मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया है क्योंकि इसके अंदर ये था, ठीक है। सिर्फ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लीजिए इसकी, डिटेल इसके अंदर वेव्स के बारे में। मैं वेव्स की अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये क्या करूँगा, वेव्स की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो के अंदर इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक करेंगे एटम एंड न्यूक्लियर, ठीक है। तो आज के इस टॉपिक को देखने के लिए आप लोग को कॉन्स्टेंटली, बहुत ही लंबी क्लास होगी लगभग 45 मिनट की, तो कॉन्स्टेंटली बने के लिए आपके पेशेंस के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।